हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल सबसे बड़ा हमला, जो कि बंधक का अगला भाग है, उसका तीसरा भाग। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा जनाब। अदनान मुस्कुराकर कह उठा। एहसानमंद तो पाकिस्तान तुम लोगों का होगा, मैं होऊंगा एहसानमंद। ये काम पूरा करके लौटो, मैंने अगला काम भी तुम लोगों के लिए तैयार कर रखा है। अमेरिका को भी सबक सिखाना है। महीना भर आराम कर लेना, उसके बाद अमेरिका भेजूंगा तुम सबको। ज़रूर जनाब, हम अमेरिका को भी सबक सिखाएंगे। अदनान दृढ़ता भरे स्वर में कह उठा। पाकिस्तान के पास तुम जैसे जाबाज हैं तो हमें किस बात का डर होगा भला। बातचीत खत्म हो गई। उधर से अली ने फ़ोन बंद कर दिया। क्या रहा? एक तरफ गन थामे खड़ा नवाब कह उठा। अली कहता है कि हमारी वापसी का इंतज़ाम पक्का है, बोला अदनान। वो तो मैंने पहले ही कहा था। हमें अपना काम पूरा करके दिखाना है। पाकिस्तान ने हमसे बहुत आशाएं लगा रखी हैं। पाकिस्तान के सब लोग भी दिल्ली का हाल देख रहे होंगे, नवाब ने हंसकर कहा। तुम भारत सरकार के नुमाइंदों को फ़ोन करके बात करो। क्या पता भारत सरकार हमारे साथियों को जेल से निकाल रही हो। बात करके देखो उससे। अदनान ने हाथ में थाम रखे सैटेलाइट फ़ोन से खुराना का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। अदनान फ़ोन कान से लगाए बेल सुनता रहा। उधर से कॉल रिसीव नहीं की गई। बेल बजनी बंद हो गई। अदनान के होठ भिजे। उसने फ़ोन कान से हटाया और पुनः रीडायल कर दिया। फिर दूसरी तरफ से बेल बजने लगी। बेल बजती रही। अदनान के होठ कस चुके थे। हेलो। तभी खुराना की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? आवाज़ ने तेज स्वर में कहा। मैं व्यस्त था और तुमने फ़ोन भी नहीं किया। 9 से 45 मिनट ऊपर हो चुके हैं। अदनान गुस्से से क्या उठा। नाराज़ क्यों होते हो? मैं ज़रा तुम्हारे काम में ही व्यस्त था। मीटिंग चल रही थी तो मैं फ़ोन करने ही वाला था कि तुमने कर दिया। उधर से खुराना ने बेहद मीठे स्वर में कहा। ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा मत करो। हमारी मांगें मानी गई कि नहीं? अदनान की आवाज़ में गुस्सा कुछ कम हुआ। बात चल रही है। क्या बात चल रही है? अभी तक बात ही चल रही है। अदनान की आवाज़ तीखी हुई। तुम मेरी बात सुनो। ज़रा ज़रा सी बात पर तैश मत खाओ। तुमने ठीक सुना कि बात चल रही है। ये बड़ा मामला है। फैसला करने में कुछ वक्त तो लगता ही है। पक्ष विपक्ष की सरकारों की मीटिंग हुई। एक्सपर्ट्स बैठे। आसान तो नहीं कि खतरनाक आतंकवादियों को जेल से निकालकर सीमा पार पहुंचा देना। तो मैं उन लोगों की ज़िंदगी प्यारी नहीं जो हमारे पास बंधक बने हुए हैं। अदनान गुर्राया। प्यारी है, तभी तो तुमसे बातचीत की जा रही है। अगर तुम मेरे दोस्त बनो तो मैं तुम्हें भीतर की बात बताऊं। बताओ। ऐसे नहीं, दोस्त बनो तो। वो कैसे? अपना नाम बताओ तो मैं भी तुम्हें कुछ बताऊंगा। अदनान। तो अदनान हो तुम? मेरा नाम तो तुम जानते ही हो कि मैं। काम की बात करो, अदनान कह उठा। करता हूँ। ना तो तुम्हें कोई जल्दी और ना ही मुझे जल्दी है, अदनान ने कठोर स्वर में कहा। खुराना की उधर से हंसी की आवाज़ आई। कभी तो हंस मुस्कुरा कर भी बात कर लिया करो तुम तो। खुराना। अदनान ने शब्दों को चबा कर कहा। पाकिस्तान से मैं यहाँ हंसने मुस्कुराने नहीं आया। मुझसे सिर्फ काम की बात कर। तू मेरा नाम जानना चाहता था, जान लिया। अब काम की बात बता। हमारे साथियों को भारत सरकार छोड़ रही है या नहीं? ये बड़ा मामला है। धीरे धीरे। मैंने पूछा है हाँ या ना। अदनान गुर्रा उठा। अदनान का ये रूप देखकर वहां बैठे बंधक सिहर उठे। उधर से खुराना की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। हाँ। फिर खुराना की आवाज़ कानों में पड़ी। कब? अदनान ने दांत बीच कर कहा। क्या अभी छोड़ा? जल्दी मत करो तुम। ये काम जल्दी के नहीं है। तो भारत सरकार बंधकों का हाल देखना चाहती है। खुराना की आवाज़ कानों में पड़ी। क्या मतलब? 2 लोग तुम्हारे वहाँ आकर देखेंगे बंधकों को, फिर यहाँ बंधक ठीक हाल में है। अदनान तेज स्वर में बोला। सब ठीक? ये तो तुम कहते हो। हम ये बात अपनी आंखों से भी देखी नहीं। अगर मुझे ये बात मंजूर ना हो तो? यह बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। खुराना उधर से शांत स्वर में बोला। नहीं मानोगे तो मामला रुक जाएगा। तो भारत सरकार को बंदूकों की जान की परवाह नहीं? परवाह है, तभी तो तुमसे सौदेबाजी कर रहे। मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ आए। तुम लोग सीधे सीधे सौदे की बात। सौदा ऐसे नहीं होगा। खुराना का लहजा स्थिर था। पहले भारत सरकार 2 आदमी बंदूकों को देखने भेजेगी। बंदक ठीक हाल में हुए तो फिर बंदूकों को छोड़ने पर कार्रवाई शुरू करने के लिए सोचा जाएगा। सोचा जाएगा? अदनान के दांत भिज गए। हाँ, सोचा जाएगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर तुम्हें बता रहा हूँ कि मामला तुम लोगों के हक में चल रहा है। बंदूकों को बचाने के लिए सरकार तुम्हारे चारों साथियों को छोड़ने को तैयार है, परंतु तुम्हें भी हमारी बात माननी होगी। हम इतने डरे हुए नहीं हैं कि तुम्हारी हर बात मान लें। हम तुम लोगों पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तब हम बंदूकों की भी परवाह नहीं करेंगे। हमें मजबूर मत करो कि हम कुछ करें। कुछ तुम हमारी मानो, कुछ हम तुम्हारी माने, तभी सब कुछ ठीक होगा। अदनान के होठ भिजे रहे। सैटेलाइट फ़ोन कानों में लगा रहा। ये देश की सरकार का मामला है। काम धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है।
हिंदुस्तान की सरकार को ये भी देखना है कि तुम लोगों ने सैकड़ों लोगों को मार दिया है। इन हालात में तुम्हारी बातें माने कि नहीं? तुम चाहते हो कि ये काम आनन फानन में हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। दो आदमी आएंगे और बंदूकों का हाल देखकर वापस जाकर वो अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। जल्दी जवाब दो, मुझे बाकी लोगों से भी बात करनी है, एक तुम ही नहीं हो जिससे मैं बात। तुम कुत्ते हो। अदनान गुर्रा उठा। जानता हूँ। भेजो उन दो आदमियों को, अदनान ने दांत पीस कर कहा। देख लो यहाँ का हाल। ठीक है, तुम्हारी बात मैं ऊपर तक पहुँचा देता हूँ। कब आएंगे आदमी? ये तो ऊपर वाले ही फैसला करेंगे। कि देर क्यों? अभी आकर देख लो कि यहाँ पर बंदक। तुम इतने व्याकुल क्यों हो जाते हो? खुराना ने उधर से मीठे स्वर में कहा। काम तो होते ही होते होगा। भारत सरकार को भी जल्दी है बंदूकों को आज़ाद कराने की। उड़कर तो सारे काम होंगे नहीं। कुत्ता। अदनान गुर्रा उठा। मैं तुम्हें फ़ोन करके बताऊंगा कि भारत सरकार ने क्या कहा, उधर से खुराना ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अदनान ने कान से फ़ोन हटाया। चेहरे पर गुस्से के भाव थे। क्या रहा? नवाब बंदूकों के बीच टहलता क्या उठा। शाहिद फर्श पर गहरी नींद में डूबा था। भारत सरकार कहती है कि पहले दो लोग बंदूकों का हाल देखने आएंगे, अदनान ने कड़वे स्वर में कहा। साले कमीने, नवाब ने मुंह बनाकर कहा। कुत्ते हैं ये हिंदुस्तान वाले। तूने कोई तगड़ी धमकी देनी थी कि? ये हरामी हर बार धमकी में नहीं आते, उल्टे कहने लगते हैं कि बंदूकों की परवाह ना करके हमला कर सकते हैं। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। हम सीधी करके रहेंगे, तभी तो पाकिस्तान से आए हैं। अदनान ने दांत भींच कर कहा और फ़ोन के नंबर मिलाने लगा। अब किसे? लीडर से बात करता हूँ, कहकर अदनान ने फ़ोन को कानों से लगा लिया। बैल हुई, फिर लीडर की आवाज़ कानों में पड़ी। कहो अदनान। अभी खुराना से बात हुई, कहकर अदनान ने सारी बात बताई। इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं है, उधर से लीडर ने कहा। भारत सरकार बंदूकों को देखने के लिए दो लोगों को भेज रही है, तो ये अच्छी खबर है, हमारे हक में है बात की। तुम लोगों की बात का असर भारत सरकार पर हो रहा है। अब तुम लोग अपनी जीत की तरफ बढ़ रहे हो। तुम देखना, भारत सरकार जल्दी हमारे उन चारों साथियों को आज़ाद कर देगी। क्या हमें काम पूरा करने में देर नहीं हो रही? नहीं, 2-3 दिन तो लगने ही हैं। वक्त जितना भी लगे, काम को हर हाल में पूरा होना चाहिए। छत पर भारत सरकार ने कमांडोज उतार रखे। वो सामान्य कार्रवाई है अदनान, किसी बात की फिक्र मत करो। तुम ये सोचो कि हिंदुस्तान वाले हाथ बांधकर खड़े हो जाएं, तो ये संभव नहीं। उन्हें भी तो थोड़ा बहुत कुछ करना है कि अगर तुमसे बातचीत असफल हो जाए तो वो हमला कर सके। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं है तुम लोगों की बात मानने के अलावा। तुम सबने मिलकर जैसे हिंदुस्तान का गला पकड़ लिया है। फड़फड़ा रहा है पूरा हिंदुस्तान। दिल्ली का दम घुट रहा है। बाहर के हालात तुम नहीं देख सकते, परंतु मैं तो सब देख सुन और महसूस कर रहा हूँ। दिल्ली सहम चुकी है। हिंदुस्तान सख्ते में है। सबकी नज़र दिल्ली पर है। तुम टीवी देखो तो तुम्हें पता। टीवी चल रहा है पर उसे देखने की फुर्सत नहीं मिल रही। अदनान का ध्यान टीवी की तरफ गया, जहाँ सबसे आगे न्यूज़ चैनल लगा आतंकवादियों के बारे में ही खबरें दे रहा था। तुम सिर्फ काम की तरफ ध्यान दो और अपना काम पूरा करने के बारे में सोचो। सलाह चाहिए तो मुझे फ़ोन करना। तुम नहीं जानते कि अली तुम सबसे कितना खुश है। अली से अभी मेरी बात हुई है। उसने बताया कि पूरे पाकिस्तान की ज़ुबान पर तुम सबका ही नाम है। सच? अदनान की आंखों में तीव्र चमक उभरी। ये काम पूरा करके जब पाकिस्तान पहुंचोगे तो गले में पड़े तुम्हारे सिर तक हार ही हार होंगे। ज़बरदस्त स्वागत होगा तुम्हारा। पाकिस्तान के हीरो हो तुम सब। देश के हीरो। वतन की आंखें हो तुम सब। मैं और क्या कहूँ। खुशी खुशी से कुछ कहा ही नहीं जा रहा। जब पाकिस्तान की ज़मीन पर कदम रखोगे तो तुम खुद ही देखना कि तुम सबका कैसा स्वागत होता है। मैं जल्दी से पाकिस्तान पहुंच जाना चाहता हूँ लीडर। अदनान का सर खुशी से कांप उठा। 1-2 दिन की तो बात है, फिर तुम पाकिस्तान में होगे। काम तो बस खत्म होने ही वाला है। भारत सरकार के दो आदमी आकर बंदूकों का हाल देखेंगे, उसके बाद चारों साथियों को आज़ाद करके हिंदुस्तान की सीमा से पार पहुंचा दूंगा। कितनी आसानी से सारा खेल खत्म हो जाएगा। अदनान का चेहरा खुशी से चमक रहा था। ठीक है, अब मैं फ़ोन बंद करता हूँ। लीडर की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। ठीक है। उधर से लीडर ने फ़ोन बंद किया तो अदनान ने फ़ोन वाला हाथ नीचे किया। वो खुश दिख रहा था। क्या कहा लीडर ने? दूर से नवाब ने पूछा। सब ठीक है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अदनान ने फ़ोन वाला हाथ हिलाकर कहा। भारत सरकार के वो दोनों आदमी कब आने वाले हैं? नवाब ने पुनः पूछा। खुराना फ़ोन पर बताएगा। मंगलवार 8 तारीख सुबह 6 बजे। विकासपुरी के सिनेमा हॉल से सैफ ने खुराना को फ़ोन किया। कई बार बैल बजने के पश्चात उधर से खुराना की नींद भरी आवाज़ सैफ के कानों में पड़ी। हेलो। हमारी नींद खराब करके खुद मज़े से सो रहे हो? चंद पलों की खामोशी के बाद खुराना की आवाज़ पुनः सैफ के कानों में पड़ी। तुम विकासपुरी के सिनेमा हॉल से बोल रहे हो? मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचान ली है। तुमने रात कहा था कि दो आदमी बंदूकों पर नज़र मारने आएंगे, उनका हालचाल पूछेंगे। हाँ तो अभी तक आए क्यों नहीं? रात भर हम इंतज़ार करते रहे। मैंने ये कब कहा था कि वो रात में आएंगे? तुम्हारी हाँ मैंने भारत सरकार को बता दी। अब वो जब ठीक समझेंगे तब आदमी भेज देंगे। काम में थोड़ा बहुत वक्त तो लगता ही है। 2 मिनट के काम में तुमने पूरी रात बिता दी।
सरकारी काम तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिक्र मत करो, आज भारत सरकार ज़रूर आदमी भेजेगी। ये काम जल्दी निपटाओ, हमारे साथियों को छोड़ो जेल से, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो तुम समझते हो कि भारत सरकार फुर्सत में है? भारत सरकार तो तुमसे ज़्यादा जल्दी है ये झंझट खत्म करने की। ये झंझट नहीं है, सैफ गुर्रा उठा, हमारा काम है। भारत सरकार के लिए तो झंझट ही है। तुम बकवास बहुत करते हो, सैफ ने दांत किटकिटाकर कहा। तुम मुझे कुत्ता कहना भूल गए? बहुत बड़े कुत्ते हो तुम, सैफ ने दांत पीस कर कहा। तुम जब मुझे कुत्ता कहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुराना की आवाज़ सैफ के कानों में पड़ रही थी। तब ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी पहचान वाले से मेरी बात हो रही है। खैर छोड़ो, निश्चिंत रहो। आज मंगलवार 8 तारीख है और आज भारत सरकार के भेजे 2 आदमी बंदूकों का हाल देखने जाएंगे। उसके बाद उसके बाद मेरे ख्याल में तो भारत सरकार तुम्हारे साथियों को छोड़ देगी। आगे पता नहीं। हमें अपने साथी आज़ाद चाहिए, नहीं तो मैं सारे बंदूकों को मार दूंगा, सैफ ने गुर्रा कर कहा। बातचीत के बीच धमकी मत दिया करो, इससे बातों का रस खत्म हो जाता है। भारत सरकार तुम्हारा ही काम कर रही है। खाना वगैरह चाहिए हो तो बता दो, कल की तरह पहुंच जाएगा, दूसरी तरफ से खुराना ने कहा। खाना तैयार रखो, जब ज़रूरत होगी बता दूंगा, कहकर सैफ ने फ़ोन बंद कर दिया। सैफ की निगाह सिनेमा हॉल में घूमने लगी। वो कुर्सी पर बैठा था और सारे बंधक सामने ही नीचे बैठे इस तरह लग रहे थे जैसे जानवरों को बैठा रखा हो। कल शाम खाना मिलने के बाद बंधकों को थोड़ी सी राहत मिली थी। कम से कम भूखे पेट तो नहीं रहना पड़ा था। खराब होती तबीयत कुछ संभली थी। उसने मिर्ज़ा पर नज़र डाली जो 2 घंटे पहले ही सोया था। नीचे लेटा था वो, परंतु सैफ की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई थी। करवट लेता वो कह उठा, भारत सरकार के आदमी कब आएंगे? आज आ जाएंगे, दिन में किसी भी वक्त, शायद। तो रात तक भारत सरकार हमारी मांग मानते हुए उन चारों को सीमा पर पहुंचा देगी। मिर्ज़ा उठकर बैठता कह उठा, कुछ पता नहीं, तुम्हें किस प्रकार का शक है? ये कुत्ता खुराना बहुत हरामी है, इसकी बातों का मुझे विश्वास नहीं होता, सैफ बोला। क्या उसने कुछ गलत कहा? नहीं, गलत तो नहीं कहा, पर कभी कभी मुझे महसूस होता है कि भारत सरकार हमारी बातों की परवाह नहीं कर रही। वहम है तुम्हारा। पता नहीं, सैफ ने थके अंदाज में कहा। घंटा भर तू आराम कर ले। मिर्ज़ा उठ खड़ा हुआ। अली से बात तो नहीं हुई? नहीं, हमने अली को सफल होकर दिखाना है, उसे बहुत उम्मीद है हमसे, मिर्ज़ा ने गंभीर स्वर में कहा। हम सफल होकर रहेंगे मिर्ज़ा, इसमें कोई शक नहीं, सैफ दृढ़ स्वर में कह उठा। हाँ, हम सफल होंगे। जीत के दरवाजे तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं रहा। दिल तो चाहता है कि लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा फहरा दूं, परंतु मैं जानता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मिर्ज़ा ने गहरी सांस ली। क्यों नहीं हो सकता? अगर पाकिस्तान के नौजवान इसी तरह हिंदुस्तान पर हमला करते रहे तो हिंदुस्तान कब तक पाकिस्तान के सामने टिका रह सकता है? भूल गए तुम कि अली ने कहा था, बहुत जल्दी हम कश्मीर, पंजाब और हिमाचल को पाकिस्तान में मिला लेंगे। तब हिंदुस्तान छोटा हो जाएगा और पाकिस्तान बड़ा। ये काम निपटा। मिर्ज़ा मुस्कुरा पड़ा। बड़ी बातें मत सोच, आराम कर ले तू, मैं जागता हूँ। 12 बजे राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल। बंदूकों में से दबे से भूख लगने के स्वर गूंजने लगे थे। सुबह से बंदूकों का बाथरूम आने जाने का सिलसिला जारी था। ऐसे में नदीम उन पर कड़ी नज़र रख रहा था, परंतु सब कुछ शांति से चला था। किसी बंदक ने शिकायत का मौका नहीं दिया था। असलम, नदीम बोला, उस खुराना का फ़ोन नहीं आया कि आगे की क्या खबर है? मैं भी यही सोच रहा हूँ, असलम ने कहा। तुम उसे फ़ोन करो, 2-4 घुड़कियाँ सुना देना उसे, आबू ने वहशी स्वर में कहा। इन लोगों के लिए खाने को भी कह देना, नदीम ने कहा। असलम ने सैटेलाइट फ़ोन से खुराना का नंबर मिलाया। बैल गई और तुरंत ही खुराना की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हेलो। अब मैं बंदूकों से तंग आने लगा हूँ, असलम क्रूर स्वर में बोला। इन्हें भूख बहुत लगती है। मैं अभी खाना भिजवा देता हूँ। हम यहाँ पर बंदूकों को खाना खिलाने नहीं आए, असलम गुर्राया। तुम पागल तो नहीं हो? नाराज़ क्यों होते हो? आराम से बात करो, उधर से खुराना ने मीठे स्वर में कहा। मैं अब बंदूकों को मारने की सोच रहा हूँ, असलम ने दांत भींच कर कहा। ऐसी गलती मत करना, खुराना ने उधर से शांत स्वर में कहा। अगर तुम लोगों ने कोई गड़बड़ की तो फिर बातचीत बिगड़ने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं होगी। क्या तुम चाहते हो कि भारत सरकार बंदूकों की परवाह न करके तुम लोगों के लिए अपने कमांडोज भेज दे? बोलो, ये ठीक रहेगा क्या? बकवास मत करो, असलम गुर्राया। इस मामले को निपटाने में इतनी देर क्यों लग रही है? देर कहाँ लग रही है, कार्रवाई हो रही है। कोई एक बंदा तो है नहीं जिसे फैसला लेना है। सरकार में ढेरों लोग होते हैं, सब मिलकर फैसला लेते हैं। भारत सरकार को बहुत जल्दी है ये काम निपटाने की। अगर एक बंदक को भी नुकसान पहुंचा तो कोई बड़ी बात नहीं, कमांडोज हरकत में आ जाएं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, असलम ने दांत किटकिटा कर कहा। क्या बात करते हो? मुझे भारत सरकार ने तुम लोगों से बात करने पर लगाया, धमकी देने के लिए नहीं। मेरी हर संभव कोशिश होगी कि मामला निबट जाए, परंतु तुम बार बार धमकी देते। कल रात तुमने कहा था कि भारत सरकार बंदूकों को देखने के लिए 2 आदमी भेजेगी, परंतु कोई नहीं आया, और तुमने खबर भी नहीं दी कि इस बारे में क्या हो रहा है। और सॉरी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम नहीं जानते कि मुझे तुम 3 दलों से बात करनी पड़ती है। कभी कभी व्यस्त हो जाता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, भूल हो ही जाती। काम की बात करो। भारत सरकार के भेजे वो दोनों आदमी
साउथ एक्सटेंशन में रॉयल नाइट क्लब में जिन लोगों को दल नंबर 1 ने बंधक बना रखा है उन्हें देखने जा रहे हैं। उसके बाद वो दल नंबर 2 यानी कि तुम लोगों के पास जो बंधक है उन लोगों का हाल देखने के लिए आएंगे। उसके बाद वो दल नंबर 3 के यहाँ पहुँचेंगे। हमारे पास भी कब तक आएंगे? 2 या 3 घंटों में। आज हमारे साथी जेलों से छोड़ दिया जाने चाहिए, उन्हें सीमा पार पहुँच जाना चाहिए। भारत सरकार को ये बात बता देना। तुम्हारी तरफ से मैं ये बात भारत सरकार से कह दूंगा। याद रखना, भारत सरकार के भेजे जब आदमी आए तो उससे ठीक तरह पेश आना। वो जैसी रिपोर्ट भारत सरकार को देंगे उन्हीं के हिसाब से भारत सरकार अगला फैसला लेगी। जब वो आने वाले होंगे तब मैं तुम्हें फ़ोन पर पहले ही खबर कर दूंगा और आधा घंटे तक तो खाना तुम लोगों के पास पहुंच जाएगा। आराम से रहो। हिंदुस्तान की सरकार तुम लोगों की मांगें मानने जा रही है। अगर तुम सोचो कि गोली की तरह ही तुम्हारी बातें मान ली जाए तो ऐसा नहीं होगा। तुम लोगों के तुम लोगों को सब्र के साथ चलना होगा। इंतज़ार करना पड़े तो सब्र के साथ करो। सब तुम सबके भले के लिए ही हो रहा है। असलम ने होठ भींचकर फ़ोन बंद कर दिया। आबू और नदीम ने उसे देखा। भारत सरकार के वो दोनों आदमी दल नंबर 1 के पास पहुंच रहे हैं। उसके बाद वो हमारे पास आएंगे। 12:20 पर रॉयल नाइट क्लब के बाहर मधुकर पांडे ने सफारी सूट पहन रखा था, शेव कर रखी थी, बाल पीछे को कंघा कर रखे थे। उसके साथ 50 बरस का स्पेशल फोर्स का ऑफिसर सुल्तान अहमद था। उसने कमीज़ पैंट पहन रखी थी। रॉयल नाइट क्लब के बाहर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। टीवी या प्रेस रिपोर्टरों के अलावा पुलिस वाले और कमांडोज दूर दूर थे। इसकी वजह थी कि शुरू शुरू में क्लब के भीतर से बहुत ग्रेनेड फेंके गए थे, जिसकी वजह से कई पुलिस वालों की जान चली गई थी। यूं खतरा दूर रहने पर भी था, क्योंकि भीतर से ग्रेनेड लॉन्चर से ग्रेनेड फेंके गए थे। परंतु कल शाम से शांति थी। ग्रेनेड फेंकने या गोलियां चलाने जैसी कोई बात नहीं हुई थी। खुराना ने दल नंबर 1 को फ़ोन करके बता दिया था कि भारत सरकार के भेजे 2 लोग बंदूकों का हाल देखने आ रहे हैं। मधुकर पांडे ने रॉयल नाइट क्लब के करीब पहुंचकर नजरें घुमाई। खिड़की पर कोई दिखा, परंतु स्पष्ट नहीं दिखा। वो हम पर नज़र रख रहे हैं, मधुकर पांडे ने कहा। इससे हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुल्तान अहमद ने कहा। आओ चलें। दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। भीतर कुछ भी हो सकता है, सुल्तान अहमद शांत स्वर में बोला। मधुकर पांडे ने होठ भींच लिए। तुम अपने पर काबू रखना। ये मत भूलना कि तुम स्पेशल फोर्स के चीफ हो। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है सुल्तान। मधुकर पांडे बेहद कठोर स्वर में कह उठा। ये आतंकवादी हमारे रहमो करम पर हैं, हम इनके रहमो करम पर नहीं हैं। ये फंसे पड़े हैं आप। परंतु हमें बंदूकों की चिंता है। उन बेकसूर लोगों की चिंता ना होती तो अब तक इनका पोस्टमार्टम हो और शरीर में 10 गोलियां भी गिनी जा चुकी होती। तब तो मेरे ख्याल में इनके शरीर पोस्टमार्टम के लायक भी न रहते। सुल्तान अहमद ने होठ भींचकर कहा। सीढ़ियाँ चढ़कर वे दरवाजे के पास जा ठिठके। दोनों की कठोर नजरें मिलीं। मधुकर पांडे ने जोरों से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ पलों तक खामोशी रही। पुनः दरवाज़ा थपथपाया गया। क्या? भीतर से शाहिद की आवाज़ आई। हम बंदूकों का हाल देखने आए हैं, सुल्तान अहमद ने कहा। वो ठीक हाल में है, शाहिद की आवाज़ पुनः आई। भारत सरकार ने भेजा है हमें, क्या तुम हमें बंदूकों को देखने दोगे? सुल्तान अहमद ऊंचे स्वर में बोला। कुछ पल चुप्पी रही। फिर दरवाजे की सिटकनियाँ खोले जाने की मध्यम सी आवाज़ें उसके कानों में पड़ी। उसके बाद थोड़ा सा दरवाज़ा खोला गया। दोनों ने वहीं खड़े खुले दरवाजे के भीतर देखने की चेष्टा की, परंतु अंधेरे के सिवाय कुछ न दिखा। फिर दरवाज़ा थोड़ा और खोला गया। वहाँ गन थामे नवाब दिखा। उसके हाथ में दबी गन उन दोनों की तरफ थी। उनकी नज़रें आपस में मिली। अपने हथियार बाहर निकाल दो, नवाब कठोर स्वर में बोला। अगर कहते हो कि हथियार नहीं है तो हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। हथियार मिले तो तुम दोनों को मार दिया जाएगा और हम बातचीत खत्म कर देंगे। मधुकर पांडे ने रिवॉल्वर निकाली और झुककर सीढ़ियों पर रख दी। तुम? नवाब ने सुल्तान अहमद को घूरा। सुल्तान अहमद ने भी रिवॉल्वर निकालकर नीचे सीढ़ियों पर रख दी। क्या बात है, नवाब खतरनाक स्वर में कह उठा। रिवॉल्वर ने लेकर बंदूकों को देखने आए हो? सोचा तो होगा कि सबको मारकर बंदूक को छुड़ा लोगे, झंडा गाड़ दोगे अपना। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मधुकर पांडे ने शांत स्वर में कहा। सफाई मत दो। तो अब तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है? नवाब ने सख्त स्वर में कहा। नहीं, निकला तो तुम लोगों की लाश हम इन्हीं सीढ़ियों पर फेंक देंगे। नवाब ने दोनों की आंखों में देखा। दोनों खामोशी से नवाब को देखते रहे। पहले एक भीतर आए। सुल्तान अहमद थोड़े से खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया। एक तरफ खड़े शाहिद ने अपने कंधे पर गन लटकाई और उसकी तलाशी लेने लगा। इस दौरान गन थामे नवाब बाहर खड़े मधुकर पांडे और भीतर मौजूद सुल्तान अहमद के प्रति सतर्क रहा। तलाशी लेने के बाद शाहिद बोला, ठीक है, तुम 4 कदम दूर हमारे सामने खड़े हो जाओ। सुल्तान अहमद ने उसकी बात मानी और 4 कदम दूर शांत भाव से खड़ा हो गया। उसकी निगाह इधर उधर घूमने लगी और जबड़ों का कसाब बढ़ने लगा। यह रॉयल नाइट क्लब का रिसेप्शन हॉल था और हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी दिख रही थीं। सुल्तान अहमद का खून खौल उठा, परंतु बेहद शांत रहा वो। मधुकर पांडे नवाब के इशारे पर भीतर आया। शाहिद ने उसकी तलाशी ली। कुछ नहीं मिला। तब तक मधुकर पांडे की नज़र ने वहाँ मौजूद लाशों को देख लिया था। नवाब ने तब तक दरवाज़ा बंद करके सिटकनियाँ चढ़ा दी थी। इसके पास भी कोई हथियार नहीं है, शाहिद बोला और कंधे से गन उतारकर हाथ में ले ली। तबीयत से यहाँ गोलियाँ चलाई हैं तुम लोगों ने? मधुकर पांडे ने कठोर स्वर में कहा। जुबान बंद रखो, शाहिद गुर्राया।
जो काम करने आया वो करो। यहाँ तो कुछ भी नहीं। नवाब खतरनाक अंदाज में हंस पड़ा। लाशें देखनी हो तो भीतर चलो, वहाँ दीवार के पास ढेर लगा रखा है। हॉल का तीसरा हिस्सा लाशों से ही भरा पड़ा है। तो तुम्हारी नज़रों में ये शानदार कारनामा है? मधुकर पांडे ने नवाब को देखा। शाहिद ने गन को मधुकर पांडे की कमर से लगाकर दांत बीच कर कहा, मैं फिर कहता हूँ कि जुबान मत चलाओ। जिस काम के लिए आए हो वो करो और वापस जाओ। ये पहले की लाशें हैं। अब हम किसी को नहीं मार रहे। हमारे पास 88 बंदक है, उनकी चिंता करो। हमें बंदूकों के पास ले चलो, मधुकर पांडे बोला। चलो। वो सामने दरवाजे की तरफ बढ़े। मधुकर पांडे और सुल्तान अहमद सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गए। नवाब और शाहिद उन पर गने ताने उनके पीछे चल रहे थे। दरवाज़ा ढकेल कर वे सब रॉयल नाइट क्लब के मुख्य हॉल में पहुंचे। दोनों की नज़रें घूमी और दीवार के साथ लगे लाशों के ढेर पर जा टिकी। इतनी ज़्यादा लाशों को देखते ही उनके जिस्म में सनसनाहट दौड़ती चली गई। आंखें फट सी गईं। चेहरे पर पीड़ा के चिन्ह स्पष्ट झलक उठे। जगह जगह खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। टूटे गिलास, लोगों का सामान हर तरफ बिखरा था। सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ पर किस तरह का खूनी खेल खेला गया है। दोनों की निगाह बार बार लाशों के ढेर की तरफ उठ रही थी। बंदक किधर है? पीछे से नवाब ने खतरनाक स्वर में कहा। सॉरी, बंदक उधर है। मधुकर पांडे ने पलट कर नवाब को देखा। आंखों में कठोरता थी। उधर। नवाब ने बंदक लोगों की तरफ इशारा किया। मधुकर पांडे अपने भावों को जब्त किए बंदूकों की तरफ बढ़ गया, परंतु सुल्तान अहमद अपने पर काबू नहीं रख सका और भड़क कर कह उठा, तो पाकिस्तान से आए हो तुम? मुसलमान हो तुम? चुप कर। शायद गुर्रा उठा। वहाँ खान नहीं था। वो छत की सीढ़ियों के बाद ड्यूटी दे रहा था। अदनान गन थामे सतर्क सा एक तरफ खड़ा सब कुछ देख रहा था। क्यों चुप करूं? तुम इस तरह मुझे चुप नहीं करा सकते। मैं भी मुसलमान हूँ। सुल्तान अहमद नाम है मेरा। सुल्तान अहमद चीख कर कह उठा। मेरा देश है हिंदुस्तान। देश है मेरा। मेरी पुश्तें भी यहीं पैदा हुई और मर गई। मैं भी मर जाऊंगा, परंतु मेरा एक देश है। हिंदुस्तान है मेरा। लेकिन तुम लोगों का देश कहाँ होगा? तुम लोगों का तो कोई धर्म भी नहीं है। तुम साले चुप कर। बशीर गुर्रा उठा। नहीं चुप करता। गोली मार दोगे मुझे? मार दो, लेकिन याद रखो तुम मुसलमान नहीं हो। सच्चा मुसलमान कभी भी लाशें नहीं बिछाता। मासूमों को इस तरह नहीं मारता। बेगुनाहों की जान नहीं लेता। अल्लाह ने मुसलमानों की कौम इसलिए पैदा की कि वो दुनिया की रक्षा करेगी। मुसलमानों को मासूमों को मुसीबत से बचाएगी। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? अल्लाह के भेजे बंदे होकर, मुसलमान होकर बेगुनाह लोगों को मार दिया। इस तरह लाशों का ढेर लगा दिया। अल्लाह तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मुसलमानों की फ़ौज अल्लाह ने दुनिया की बेहतरी के लिए बनाई थी, परंतु जिसने तुम्हें धरती पर भेजा, पैदा किया, उसे ही धोखा दे दिया। उसे कितना दर्द हो रहा होगा तुम लोगों की हरकत देखकर। तुम लोगों ने उसकी भी इज्जत ना रखी। और चुप कर वरना गोली मार दूंगा। शायद डांट किटकिटा कर क्या उठा। मार दो, मारो मुझे, ताकि फ़ौरन अल्लाह के पास जाकर पूछ सकूं कि उसके बनाए बंदे रास्ता क्यों भटक गए, क्यों ये सब हो रहा है। जिन लोगों ने दुनिया की रक्षा करनी थी वो लोगों की जानें क्यों ले रहे? हम पाकिस्तान के सिपाही हैं, अपने देश को बचा। नवाब ने कहना चाहा। पाकिस्तान? सुल्तान अहमद पागल सा हो रहा था। मतलब क्या है पाकिस्तान का? पाकिस्तान यानी कि साफ़ सुथरी जगह, अल्लाह की जगह। परंतु तुम लोगों ने अपनी हरकतों से पाक को नापाक बना दिया है। अल्लाह ने तुम सबको बसने के लिए पाक जगह दी, परंतु तुम लोग अल्लाह की मेहरबानी भूल गए। ना पाकिस्तान बना दिया पाकिस्तान को। क्या कर दिया तुम लोगों ने? सुल्तान अहमद का चेहरा धधक रहा था। आंखों में आंसू चमक उठे थे। मुझे देखो, मुझे अल्लाह के हुक्म से हिंदुस्तान में जन्म मिला। मैंने तहे दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और अपने कर्म में लग गया। हिंदुस्तान का दिल देखो कितना बड़ा है। जितने मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं उससे ज़्यादा तो हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लिए वो मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तानी है। जिस देश में जन्म लिया वही अपना देश है। पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे भाई रिश्तेदार हिंदुस्तान में बसते हैं। पर क्या किया तुम लोगों ने? पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में खून की नदियाँ बहा। यह मरेगा मेरे हाथों से। शायद पागलों की तरह गुर्रा उठा। अदनान फौरन बोला, इसे मत मारना। क्यों? ये बहुत बकवास। यह हमारा मुसलमान भाई नहीं, बल्कि इस समय हिंदुस्तान की सरकार का भेजा दूत है। अगर इसे मारो तो भारत सरकार से चल रही बात खटाई में पड़ सकती है। थोड़ा सब्र से काम लो। इसे चुप करा दो। शायद पागल हो रहा था। अदनान ने मधुकर पांडे से कहा, तुम सुनो। मधुकर पांडे ने उसे देखा। अपने साथी को चुप करने को रहने को कहो। सुल्तान अहमद का चेहरा लाल सुर्ख सा होकर धधक रहा था। मधुकर पांडे ने सुल्तान अहमद को देखा, फिर शांत भाव से अदनान से कह उठा, ये तुम लोगों का आपसी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह ये बकवास कर रहा है, हमें गुस्सा आ गया तो हम इसे मार देंगे। अदनान ने दांत बीच कर कहा, मार दो। तुम लोगों की हरकतों से दुखी हो चुका है, वरना ये तो मुझे सलाह दे रहा था कि भीतर जाकर मैं शांत रहूं। लेकिन याद रखो, इसे मारा तो फिर तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। भारत सरकार तुम लोगों से बात करना बंद कर देगी और बंदूकों की परवाह किए बिना तुम लोगों का फ़ौरन कमांडो कार्रवाई कर दी जाएगी। फैसला तुम लोगों के हाथ में है। जो मन में आए वो कर दो। मधुकर पांडे का स्वर कठोर था। कुछ पलों के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। एकाएक सुल्तान अहमद फपक उठा और दोनों हाथों से चेहरा ढांपते नीचे बैठता चला गया। किसी की जान लेने का तुम्हें कोई हक नहीं। ये अल्लाह के बंदे हैं।
अल्लाह की अल्लाह ही अपनी दी जान नियति के हिसाब से वापस लेगा। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने। सुल्तान अहमद रोता रहा, फफकता रहा, सुबकता रहा। अदनान, नवाब और शाहिद के दांत भिजे हुए थे। वो सतर्क थे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मधुकर पांडे कठोर निगाहों से बंदूकों को देख रहा था। उसके चेहरे पर दृढ़ता के भाव थे। मन में यही चल रहा था कि वो जल्दी इन सबको आज़ाद कराकर इस खूनी खेल का अंत कर देगा। तुम सब ठीक हो? सहमे से बैठे के बंदूकों से मधुकर पांडे ने पूछा। हाँ हाँ, एक ने कहा। हमें यहाँ से बाहर निकालो। पीछे से दूसरी आवाज़ आई। मैंने घर जाना है, एक औरत कहते हुए रो पड़ी। मधुकर पांडे ने खुद पर संयम रखे शांत स्वर में कहा, बहुत जल्दी तुम सब आज़ाद हो जाओगे। भारत सरकार तुम लोगों की आज़ादी के लिए आतंकवादियों से बात कर। हम आतंकवादी नहीं हैं। शाहिद दांत गींचे गुर्रा उठा। मधुकर पांडे ने गर्दन घुमाकर शाहिद के धधकते चेहरे को देखा, फिर बंदूकों को देखा। निश्चिंत रहो, तुम सबको जल्दी आज़ादी मिलेगी। ये लोग तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं दे रहे? नहीं। मधुकर पांडे की निगाह हर तरफ घूमी। फिर मधुकर पांडे खिड़कियों की तरफ बढ़ गया। वो देखना चाहता था कि आतंकवादी खिड़कियों से कहाँ कहाँ तक देख पाते हैं और कौन कौन सी जगह उन्हें नजर नहीं आती। मधुकर पांडे एक खिड़की के पास पहुंचकर ठिठका, बाहर देखा। एकाएक अदनान कह उठा, ये क्या कर रहे हो? खिड़की से हटो। मेरा दम घुट रहा है, खुली हवा की ज़रूरत है मुझे। मधुकर पांडे बाहर देखता कह उठा। मैंने कहा है पीछे हटो। अदनान दांत पीस कर बोला, जल्दी। मधुकर पांडे पलटा और अदनान को देखने लगा। तुम्हें खिड़कियों के पास जाने की इजाज़त नहीं है, दूर हो जा खिड़की से। मधुकर पांडे शराफत से आगे बढ़ा और हॉल के बीच में आ गया। तुम लोगों की नीयत साफ नहीं लगती मुझे, कठोर स्वर में बोला अदनान। क्यों? बंदूकों को देखने का बहाना करके आए और खिड़की से बाहर देखने लगे? तो क्या गलत कर? बकवास बंद करो। मिल लिया बंदूकों से? अदनान गुर्राया। हाँ। तो अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, हमारे साथियों को जेल से निकालकर सीमा पर पहुँचा दो। मधुकर पांडे ने शाहिद और नवाब पर नज़र डालकर कहा, तुम्हारा चौथा साथी कहाँ है? हम तीन हैं, नवाब ने तीखे लहजे में कहा। चार हो, हमारे पास पूरी रिपोर्ट है। मधुकर पांडे ने सीढ़ियों की तरफ देखा। चौथा छत की तरफ होगा, वहाँ के रास्ते पर नज़र रख रहा होगा। मैंने ठीक कहा ना? तुम भारत सरकार के साधारण आदमी नहीं लगते। अदनान ने होंठ बींच कर कहा। मैं साधारण ही हूँ। मधुकर पांडे ने सुल्तान अहमद की तरफ देखा। आओ चलें। सुल्तान अहमद ने गीली आंखें साफ की और उठकर मधुकर पांडे के पास आ गया। हम जा रहे हैं, मधुकर पांडे बोला। हमारे साथियों को जल्दी निकालो जेल से। शाहिद गुर्रा उठा। अब हम यह ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। नवाब और शाहिद उनके पीछे चल पड़े। दरवाज़ा खोलकर दोनों बाहर निकले। सीढ़ियों पर पड़ी अपनी अपनी रिवॉल्वर जेबों में रखी। पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। दोनों सीढ़ियाँ उतरकर नीचे बढ़े और मधुकर पांडे गंभीर स्वर में कह उठा, अहमद साहब, लाशों का ढेर रखकर तुम अपने पर काबू नहीं रख पाए। सुल्तान अहमद की आंखों से पुनः आंसू बह निकले। वो सच्चे मुसलमान नहीं हैं, भटके हुए हैं। हम स्पेशल फोर्स से वास्ता रखते हैं, हमें भावुक नहीं होना चाहिए। मधुकर पांडे ने गंभीर स्वर में कहा, बेहतर होगा कि तुम बाकी दो जगहों पर मेरे साथ मत आओ। मैं किसी और को साथ ले मैं ही चलूँगा तुम्हारे साथ। वादा है कि अब अपने पर काबू रखूँगा। सुल्तान अहमद ने परेशान स्वर में कहा, अभी हमें बहुत कुछ करना है अहमद। बंदूकों को सुरक्षित कैद से निकालना है। हाँ, अभी हमें बहुत काम करने हैं। सुल्तान अहमद ने कहते हुए आंखों में उमड़े आंसुओं को साफ किया। पाकिस्तान, मियांवली शहर, शाम 4 बजे, मंगलवार 8 तारीख। रोडवेज बस अड्डे पर अभी अभी लाहौर से आने वाली बस रुकी थी। उसमें से देवराज, चौहान और जैदी नीचे उतरे। लंबे सफ़र से थकान सी महसूस कर रहे थे दोनों। बस अड्डे पर चहल पहल थी। बसों के इंजनों का शोर और लोगों का शोर गूंज रहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर जैदी को देखा। बोलो, जैदी ने कहा। लंबा सफ़र था, मेरा कीमती वक्त सफ़र ने ख़राब कर दिया है। अब मैं तेज़ी से काम करना चाहता हूँ। काम का खुलासा करो। मैं किसी तरह उन सब आतंकवादियों के परिवारों तक पहुँचना चाहता हूँ जिन्होंने दिल्ली में हमला कर रखा है। मैंने पहले ही कहा है कि अली तो उनके परिवारों के बारे में बताने से रहा। तो अली का कोई ख़ास आदमी? हाँ, ये हो सकता है। जैदी ने सिर हिलाया। यहाँ से चलो, मैं तुम्हें अपने साथी एजेंट के पास ले चलता हूँ, वही कुछ करेगा। दोनों बस अड्डे से बाहर निकले। तभी एक तरफ से आती एक कार को हाथ दिया जैदी ने। ये क्या कर रहे हो? देवराज चौहान बोला। टैक्सी। ये तो कार है। टैक्सी है, इसकी नंबर प्लेट काली है। यहाँ ऐसी टैक्सियाँ भी होती हैं। तब तक टैक्सी उनके पास आ रुकी थी। वो कार और किसी की नहीं, वारिस की ही थी। वारिस ही चला रहा था उसे। वारिस परेशान था मोना चौधरी की वजह से कि उसका कोई पता नहीं चल रहा था। उसने अपने तौर पर बहुत कोशिश कर ली थी कि मोना चौधरी की कोई खबर मिले, परंतु अपनी इस कोशिश में वो सफल नहीं हो सका था। अब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि मोना चौधरी और महाजन किसी खतरे में पड़ गए। उन दोनों का पता लगाने के लिए वो अपनी पुरानी पहचान वाले कई उन लोगों से मिला था जो अब अली के संगठन में भर्ती थे या शेर खान के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। ऐसे में सब कुछ ऊपर छोड़कर वारिस ने मुजफ्फराबाद लौट जाने का फैसला कर लिया था। तभी उसने दो लोगों को खड़े देखा। एक रुकने का इशारा कर रहा था।
थोड़ा खर्चा निकल जाएगा ये सोचकर उसने टैक्सी रोक दी। जब से मोना चौधरी और महाजन उससे अलग हुए थे तब से उसने सवारी के बारे में सोचा तक न था। वारिस ने उन दोनों को देखा। नवाब, मौला बाजार जाना है, जैदी कह उठा। बैठिए, वारिस ने कहा। देवराज चौहान और जैदी पीछे वाली सीट पर जा बैठे। वारिस ने कार आगे बढ़ा दी। ये खतरनाक मामला है देवराज चौहान, जैदी ने एकाएक कहा। अली से वास्ता रखता हर मामला खतरनाक हो सकता है। अली? वारिस के कान खड़े हुए। तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि ज़रूरी काम है। मैं अली से नहीं डरता, यह काम मुझे हर हाल में करना ही है। अली के भेजे उन 10 लड़कों के परिवारों के बारे में जान लेना आसान नहीं। ये काम अली ने गुपचुप किया होगा। कार चलाते वारिस सतर्कता से उनकी बातें सुनने लगा। वैसे भी मियाँ वली, दाऊद खेल और खुशाब में अली का प्रभाव ज़्यादा है। यहाँ उसके कई ठिकाने हैं, सैकड़ों आदमी होते हैं और अली भी अक्सर इन्हीं जगहों पर पाया जाता है। वो तो मुझे फ़ौरन ये मालूम करना है कि इन 10 के परिवार का। नवाब और खान का पता तो तुम्हें मालूम ही है देवराज चौहान। हाँ। सैफ के घर का फ़ोन नंबर तुम्हें पता है? फ़ोन नंबर से तुम उसके घर का पता जान सकते हो। बशीर हिंदुस्तान पुलिस के हाथों में है और वैसे भी उसका आगे पीछे कोई नहीं है। बाकी बचे 6 लड़कों के पते तुम्हें जानने हैं। हाँ। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। क्या उन तीनों के पतों से उनके परिवार के लोगों से काम नहीं चल सकता? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उसके लिए उन सबके परिवारों के लोग मुझे चाहिए जो हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में इस वक्त आतंक का खेल खेल रहे हैं। मुसीबत भरा काम है, आसान नहीं है वो सब जो तुम चाहते हो। मैं इसी काम को करने के लिए यहाँ आया हूँ। जैदी खामोश रहा। इस बीच अगर अली हाथ लग गया तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा। देवराज चौहान कठोर स्वर में कह उठा। सपने मत देखो, अली तक पहुँचना धरती पर खड़े होकर चांद को छूने जैसा है। इतना भी कठिन नहीं कि जितना कि तुम कह रहे हो। जैदी ने देवराज चौहान को देखा, फिर शांत स्वर में बोला। इतना नहीं तो ज़्यादा कम भी नहीं है। तभी वारिस कह उठा। हिंदुस्तान से आयो? देवराज चौहान और जैदी की नज़रें मिली। हाँ, देवराज चौहान ने कहा। अली को मारने के लिए आयो? वारिस ने शांत स्वर में कहा। तो तुम हमारी बातें सुन रहे थे? जैदी बोला। कान में पड़ गई, वारिस ने लापरवाही दिखाकर कहा। अली के बारे में तुम क्या जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। जो आपके साथ वाले जनाब जानते हैं। ये तो शायद यहीं के हैं, वारिस बोला। हाँ, लाहौर का हूँ, जैदी ने कहा। अली से आप लोगों की क्या दुश्मनी है? वारिस बोला। दोनों खामोश रहे, कोई जवाब न दिया। आजकल अली को मारने हिंदुस्तान से बहुत लोग आ रहे हैं, वारिस ने कहा। और कौन आया? जैदी ने पूछा। वारिस चुप रहा। कार नवाब मौला बाजार जा पहुंची थी। तुम अली का कोई ठिकाना जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं। जानता भी होगा तो ये बताएगा नहीं, जैदी ने मुस्करा कर कहा। बस कार यहीं रोक दो। वारिस ने कार को सड़क के किनारे रोक दिया। यहाँ भीड़ सी दिख रही थी। सामने ही बाजार की सड़क शुरू होती नजर आ रही थी। दोनों बाहर निकले। जैदी ने वारिस को किराया दिया और देवराज चौहान के साथ आगे बढ़ गया। वारिस कार में बैठा उन दोनों को जाते देखता रहा। चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। दोनों उस सड़क पर आगे बढ़ गए। ये भीड़ भरा बाजार था। दोनों तरफ दुकानें थीं, सजी दुकानें जो कि फुटपाथ तक आ रही थीं। खरीदारी करने के लिए लोग भी बहुत थे वहाँ। यहाँ तुम्हें सब कुछ हिंदुस्तान की तरह लग रहा होगा, जैदी बोला। हाँ, वैसी ही है। मैं 20 सालों से पाकिस्तान में जैदी बनकर रह रहा हूँ। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं अपने हिंदुस्तान से दूर हूँ। समझ में नहीं आता कि ये आतंकवादी आखिर हमले करने वाले काम क्यों करते हैं। ये इनका व्यवसाय है, देवराज चौहान बोला। हाँ, कुछ लोगों ने यही धंधा बना लिया है, अपने संगठन खड़े कर लिए हैं, जैदी ने गंभीर स्वर में कहा। 20 साल पहले पाकिस्तान क्या था और अब क्या हो गया? अपने देश को इन्होंने खराब कर दिया। पाकिस्तान अभी और ख़राब होगा, देवराज चौहान बोला। ये काम यहीं रुकने वाला नहीं। आखिर पाकिस्तान का होगा क्या? मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हुए हैं सब गलत थे। वो पाकिस्तान के मन में हिंदुस्तान के प्रति नफरत भरते रहे और शासन करते रहे। कुछ ने अपने मतलब की खातिर शह देकर संगठनों को खड़ा किया, जिनके द्वारा उसने अपने काम निकाले। अमेरिका ने भी पाकिस्तान की सरकार से मिलकर ऐसा ही किया, और जब वो संगठन फुर्सत में आए और करने लायक कुछ नहीं रहा उनके पास, तो वो पाकिस्तान को ही खाने लगे। जो सांप पाकिस्तान और अमेरिका ने दूसरों को डराने के लिए खड़ा किया था, वो उसके अपने ही गले में पड़ गया। कभी कभी वो सांप हिंदुस्तान की तरफ भी मुंह कर लेता है। इस सारे मामले में मैं पाकिस्तान की गलती मानता हूँ। उसमें इतनी ताकत नहीं रही कि अपने द्वारा खड़े किए गए संगठनों पर काबू पा सके। जो गड्ढा कभी उसे दूसरों के लिए खोदा था, उसमें अब वो खुद गिर रहा है। जैदी गहरी सांस लेकर रह गया। हम कहाँ जा रहे हैं? देवराज चौहान ने पूछा। याकूब के पास। हिंदुस्तानी एजेंट है ये? हाँ, परंतु है पाकिस्तानी, स्पष्ट इंसान है। नोटों के लिए काम करता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से इसे कोई मतलब नहीं। करता क्या है? फोटोग्राफर की दुकान है, अच्छी चलती है। ये दुकान याकूब को हिंदुस्तान वालों ने ही लेकर दी थी, वरना पहले तो वो गले में कैमरा लटकाए यूं ही शादी ब्याह के फंक्शनों पर फोटो लिया करता था। जैदी ने बताया। भरोसे का है? पूरी तरह। कुछ आगे जाकर वो एक दुकान के सामने रुके। याकूब स्टूडियो के नाम का बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड लगा था दुकान पर। बड़ी दुकान थी, 6-7 लोग दुकान पर काम करते नजर आ रहे थे। 10 के करीब कस्टमर खड़े थे वहाँ।
दुकान की अच्छी सजावट कर रखी थी। कैश काउंटर पर 45 बरस का याकूब बैठा ग्राहकों से पैसे लेने में व्यस्त था। यही है याकूब, जैदी देवराज चौहान के कान में फुसफुसाया। तब तक याकूब की नज़र जैदी पर गई थी। उसने देवराज चौहान को भी गहरी निगाहों से देखा। ओह जावेद, याकूब ने ऊंचे स्वर में पुकारा। आया जनाब, आवाज़ आई और फौरन ही एक व्यक्ति याकूब के पास आया। इधर बैठ जा, याकूब उठते हुए बोला। मेरे मेहमान आए हैं। जी। जावेद उसी पल कैश काउंटर पर बैठ गया। याकूब बड़े से काउंटर से बाहर निकला और पास आकर जैदी के गले मिला। आओ। याकूब उन्हें लेकर दुकान में ही एक तरफ बढ़ गया। दोनों उसके पीछे चल पड़े। वे स्टूडियो में पहुंचे और साथ लगता एक दरवाज़ा खोलकर छोटे से केबिन में जा पहुंचे। स्टूडियो में तस्वीरें खींचने का काम जारी था। याकूब ने केबिन का दरवाज़ा बंद किया और क्या उठा। बिना खबर दिए कैसे आना हुआ जैदी? याकूब टेबल के पीछे की कुर्सी पर जा बैठा। देवराज चौहान और जैदी भी कुर्सियों पर बैठे। ये देवराज चौहान है, हिंदुस्तान से आया है, ऊपर वालों ने भेजा है। याकूब ने देवराज चौहान से हाथ मिलाकर कहा। किस महकमे से हो? सीक्रेट है मेरा महकमा, देवराज चौहान बोला। समझा। याकूब ने जैदी को देखा। काम बोलो। दिल्ली पर आतंकवादियों ने हमला कर रखा है, सैकड़ों को मारा और सैकड़ों बंधक हैं, जैदी ने कहा। जानता हूँ। याकूब गंभीर हो उठा। वो अली के भेजे लड़के हैं। याकूब और भी गंभीर हो उठा। उसने सिर हिलाया। एक पकड़ा गया, बाकी 9 ने 3 अलग अलग ग्रुपों में बंधक बना। सब मालूम है मुझे, मेरी नज़र हर तरफ रहती है। तुम काम बोलो। 9 में से 3 के यहाँ के पते बताएं। खान और नवाब के परिवार मियाँवली के पास के गांव के रहने वाले हैं। सैफ नाम के लड़के के घर का फ़ोन नंबर पास में है। बाकी 6 के पते ठिकाने के बारे में पता करना है, उनके परिवार तक पहुँचना है। क्यों? देवराज चौहान उन दिल्ली गए लड़कों के परिवार वालों को आगे करके आतंकवादियों को हथियार डालने के लिए मजबूर। ये कठिन काम है, कैसे संभव हो सकता है? याकूब के होठों से निकला। तुम उन 6 के परिवारों का पता बता दो, बाकी काम मैं करूँगा, देवराज चौहान ने कहा। कितने लोग आए हो हिंदुस्तान से? याकूब ने पूछा। जैदी ने पहलू बदला। अकेला हूँ। तुम पागल तो नहीं हो? याकूब गंभीर स्वर में बोला। अकेले रहकर इस काम को कैसे कर सकते? तुम लोग भी तो हो हमारे साथ। हम तुम्हारा खुलकर साथ नहीं दे सकते, हमें यहाँ टिके रहना है, याकूब ने कहा। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, जैदी कह उठा। याकूब ने जैदी को देखा, परंतु खामोश रहा। तुम मुझे उन बाकी 6 लड़कों के परिवार वालों का जल्दी से जल्दी पता करके बताओ। उनके नाम है शाहिद, अदनान, असलम, नदीम, आबू, मिर्ज़ा। काम मैं कर लूँगा, उसकी फ़िक्र मत करो। मैं यकीन से नहीं कहता कि ये काम हो जाएगा। क्यों? ये काम अली से वास्ता रखता है। क्या मालूम अली के भेजे लड़कों के परिवार कहाँ हैं? ये खबर आम तो है नहीं। पता लगाने में काफ़ी वक्त लगेगा, 5-7 दिन भी लग सकते हैं। याकूब ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे पास वक्त नहीं है, हिंदुस्तान में हालात कभी भी पलट सकते हैं, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, परंतु इस काम में वक्त लगेगा। ज़रूरी भी नहीं कि तुम जो चाहते हो वो मैं पता कर दूँ। याकूब, ये काम जल्दी करना है, जैदी बोला। जल्दी नहीं हो सकता। अली से वास्ता रखता है, अली से वास्ता रखता काम है ये। याकूब ने इनकार में सर हिलाया। सावधानी से काम करना होगा। तुम मुझे अली तक पहुंचा दो, देवराज चौहान बोला। अली क्या कोई खेल है जो तुम्हें उस तक पहुंचा दूं? याकूब ने तीखे स्वर में कहा। वो अपने आप में हंसती है, पुलिस उससे डरती है, सरकार के भीतर उसकी पैठ है, उसे देख पाना भी कठिन है। वो कहीं आकर जब वापस जाता है तो तब खबर लगती है कि वो आया था। कोई नहीं जानता कि वो कब कहाँ मिलेगा। अली का परिवार? मैंने कभी उसके परिवार के बारे में नहीं सुना। होगा तो, जानकारी नहीं है मुझे। क्या तुम पता कर सकते हो कि इस वक्त अली कहाँ पर होगा? देवराज चौहान की निगाह याकूब पर थी। नहीं, कोशिश भी नहीं कर सकते, याकूब ने जैदी को देखकर कहा। तुम्हें तो अली के बारे में पता है? जैदी ने सहमति से सिर हिलाया। तो इसे बताया क्यों नहीं? याकूब के स्वर में नाराज़गी आ ठहरी। याकूब, जैदी गंभीर स्वर में कह उठा। देवराज चौहान जो कहता है वो कर। तेरे को क्या फिर से अली के बारे में समझाना पड़ेगा कि? कोशिश कर। जैदी का स्वर सख्त हुआ। हम यूं ही तेरे पास नहीं आए। याकूब के होठ भिज गए। दिल्ली का हाल तूने टीवी में देखा है, जैदी बोला। हाँ, सब देखा। वो लड़के वहाँ और आतंक ना मचा सके, इसलिए देवराज चौहान की कोशिश को किनारे लगा। सच बात तो यह है कि इसकी कोशिश मुझे व्यवहारिक नहीं लगती। तू क्या चिंता करता है? इसकी चिंता ये करेगा। यह हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक आ पहुंचा है तो कुछ सोच कर ही इसने सीमा पार की होगी। ये जानता है कि ये क्या कर रहा है और क्या करने आया है। जैदी ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। तूने हमारे काम आना है, ये काम जल्दी से जल्दी पूरा कर। याकूब होठ बीचे जैदी को देखने लगा। तेरे को हिंदुस्तान से बराबर पैसे मिल रहे हैं ना? जैदी ने पूछा। हाँ, कोई कमी नहीं। तो काम कर, तू पुराना एजेंट है। काम करने से मैं मना नहीं कर रहा। याकूब जेब से फ़ोन निकालता क्या उठा। इस काम में काफ़ी वक्त लग सकता है, ये जल्दी का काम नहीं है। क्या पता अली ने कौन से लड़के भेजे दिल्ली में। फ़ोन निकालकर याकूब ने नंबर मिलाया और कान से लगाता क्या उठा।
देवराज चौहान की योजना मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही। तू अपने हिस्से का काम कर। याकूब कान से फ़ोन लगाए रहा, तभी उधर से आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, मैं हूँ। बोल, आज कैसे फ़ोन कर लिया? उधर से आती आवाज़ कानों में पड़ी। एक फ़ोटो खींचनी है, याकूब शांत स्वर में बोला। किसकी? अली की। उस तरफ से फ़ौरन आवाज़ नहीं आई। ये तू किस चक्कर में पड़ रहा है? अली की फ़ोटो किसी को देनी है, ज़रूरी है। बता कैसे खींची जाएगी अली की फ़ोटो? वो परसों आया था। परसों? मियाँवली में? हाँ, किसी आदमी औरत को पकड़ा, उन्हें कैद में रखकर चला गया। कहाँ? अली का पता नहीं चलता कि वो कहाँ जाता है और कहाँ से आता है। ज़रूरी हो तो कैसे पता चलेगा? मैं कुछ नहीं बता सकता। तेरे को पता है अली ने 10 लड़के हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में भेजे? पता है। उन लड़कों के घर का पता चाहिए। ये तो अली को पता होगा। इन बातों का पता लगाना आसान नहीं है। उधर से कहा गया, इस काम से पीछे हट जा। किसी को ये जानकारी चाहिए, उसे मना कर दे कि ये काम नहीं होगा। पैसा अच्छा मिल रहा है। ये खतरे वाला काम है, किसी को भनक लग गई तो तेरी खैर नहीं। जो बातें तेरे से कही हैं पता कर। जो पैसा मिलेगा आधा तेरा होगा। आवाज़ नहीं आई। शाम को फ़ोन करूँगा, याकूब बोला। कोशिश करता हूँ लेकिन इस काम के पूरा हो जाने का वादा नहीं करता। ये ज़रूरी है, शाम को फ़ोन करूँगा। कहकर याकूब फ़ोन बंद करते क्या उठा। अली से संबंधित काम में हाथ डालने को कोई तैयार नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश शुरू कर दी है। 2 और लोग भी हैं, उनसे बात करूँगा अभी। सीधे लाहौर से आ रहे हो? हाँ, जैदी ने सिर हिलाया। मैं तुम दोनों के रुकने का इंतज़ाम कर। हमें कुछ काम है, देवराज चौहान कह उठा। तुम हमारी परवाह ना करो, हमारे काम पूरे करने की कोशिश करो। याकूब ने जैदी को देखा। तो अभी जाओगे? हाँ, जैदी ने सिर हिलाया। जैसा कि इसने कहा है, हमें एक दो काम और करने हैं। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, कोई काम की बात पता लगे तो फ़ोन कर देना। उसके बाद देवराज चौहान और जैदी स्टूडियो से बाहर निकले और वापस गली के मोड़ की तरफ चल पड़े। तुमने उसके पास रुकने को मना क्यों किया? जैदी ने पूछा। वहाँ हम बन जाते। मैं आराम करने नहीं आया। हम अपनी चेष्टा भी करते रहेंगे, देवराज चौहान बोला। ठीक है, जैदी ने सिर हिलाया। वैसे याकूब हमारा काम करने की पूरी कोशिश करेगा। फ़ायदा तभी है अगर काम जल्दी हो, नहीं तो सारी भागदौड़ बेकार चली जाएगी। हमें अली के मियाँवली के ठिकानों की छानबीन करनी होगी। ज़रूरत पड़ी तो दाऊद खेल या खुशाब के ठिकानों की छानबीन करने भी जाएंगे। तो पहले मियाँवली के ठिकाने देख लेते, जैदी ने कहा। उस भीड़ भरे बाजार में देवराज चौहान ने एक दुकान से सिगरेट ली। पास आया तो जैदी कह उठा। मेरे ख्याल में हम किसी खतरे में फंसने वाले हैं। कैसे? देवराज चौहान सतर्क हुआ। वो टैक्सी ड्राइवर हमारा पीछा कर रहा है, जो हमें यहाँ लाया था। वही समझ में नहीं आ रहा कि वो हमारे पीछे क्यों लग गया। उसने हमारी बातें सुनी थी, कहीं वो अली का आदमी तो नहीं? अभी पता चल जाएगा, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। तुम मुझसे बात करोगे? हाँ, मैं। क्या पता वो अकेला ना हो, जैदी ने कहा। दोनों शांत भाव से आगे बढ़े जा रहे थे। देवराज चौहान ने कहा, इस बाजार का वो मोड़ आने वाला है जहाँ से हमने बाजार में प्रवेश किया था। मोड़ पर तुम मेरे से अलग हो जाना और मुझ पर नज़र रखना। मैं उससे बात करूंगा। कोई खतरा आया तो तुम सब अपनी समझ के मुताबिक काम करोगे। जैदी ने सिर हिला दिया। वे दोनों भीड़ भरे बाजार के मोड़ पर जा पहुंचे। जैदी एकाएक बाई तरफ मुड़कर आगे बढ़ता चला गया। देवराज चौहान की शांत निगाह वारिस पर पड़ी। वो सामने से आता दिखा। देवराज चौहान की शांत निगाह पास आते वारिस पर जा टिकी थी। वारिस पास आया और मुस्कुराकर कह उठा। कहिए जनाब, फिर टैक्सी की ज़रूरत पड़ गई? आपका साथी नज़र नहीं आ रहा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया जनाब? वारिस पुनः मुस्कुराया। देवराज चौहान ने आसपास देखा, कोई ऐसा न देखा जिसकी निगाह इस तरफ हो। कार में बैठो। देवराज चौहान ने आगे वाला दरवाज़ा खोला और भीतर जा बैठा। वारिस भी दूसरी तरफ से भीतर आ बैठा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और उसकी कमर से सटा दी। वारिस घबरा गया। ये क्या कर रहे? तुम मेरा और मेरे साथी का पीछे क्यों कर रहे थे? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। वारिस अपने होठों पर जीभ फेर कर उसे देखने लगा। कौन हो तुम? देवराज चौहान ने पूर्व स्वर में कहा। मैं टैक्सी ड्राइवर। हमारा पीछे क्यों कर रहे थे? वो तभी जैदी ने पीछे का दरवाज़ा खोला और भीतर बैठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अकेला है ये, जैदी ने कहा। नज़र कमर पर लगा रखी, रिवॉल्वर पड़ी तो कह उठा। अभी तक गोली नहीं मारी इसे? मुझे क्यों मारते हो? वारिस जल्दी से कह उठा। तुमने बताया नहीं कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? देवराज चौहान के दांत भिज गए। वो अली की वजह से। क्या मतलब? तुम लोग अली की बातें कर रहे थे इसलिए पीछा करने लगे? हाँ। जिसके मुंह से भी अली का नाम सुनोगे उसका पीछा करने लगोगे? गोली मार के काम खत्म कर इसका, जैदी तीखे स्वर में बोला। मरना चाहता है? देवराज चौहान गुर्राया। नहीं। तो बता क्यों पीछा? तो बता क्यों हमारा पीछा? तुम लोग अली की बातें कर रहे थे, उसे मारने की फिराक में हो और हिंदुस्तान से आयो। वारिस जल्दी से कह उठा। 3-4 दिन पहले एक मैडम भी हिंदुस्तान से आई। उसका एक साथी भी साथ में था। वो भी अली को ख़त्म करने की कोशिश में थे। मैं ही इस कार में उन्हें इधर उधर ले जाता रहा।
मैं ये सोचकर उलझन में हूँ कि लोग हिंदुस्तान से आ रहे हैं अली को मारने के लिए। इसी उत्सुकता के नाते मैं तुम लोगों के पीछे चल पड़ा कि देखूँ तो सही, परंतु क्या देखूँ? ये मैं भी नहीं जानता था, बस यूं ही। वो मैडम और उसका साथी अब कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। मैं नहीं जानता। वो क्यों अली को मारना चाहते थे? मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले की वजह से। मैडम का कहना था कि किसी ने उसे पैसे देकर अली को खत्म करने को कहा है। ये नई खबर थी देवराज चौहान के लिए। यह मैं बेवकूफ़ बना रहा जैदी कह उठा। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। वारिस तेज स्वर में कह उठा। अब क्यों पकड़ रखा है मुझे? मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी तुम लोगों के पीछे आना, लेकिन मेरे मन में कोई गलत बात नहीं थी, मुझे जाने दो। वो मैडम कौन थी? उसका नाम क्या था? देवराज चौहान ने पूछा। मोना चौधरी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सबसे बड़ा हमला के अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।